स्वागत। आज हम भौतिकी के एक ऐसे अध्याय में उतर रहे हैं जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि कैसे बिजली का बहना, मतलब चलते हुए चार्ज, अपने आसपास एक अनदेखा सा असर पैदा करते हैं, चुंबकत्व। हाँ, मैग्नेटिज्म। सोचिए, करीब 200 साल पहले बिजली और चुंबकत्व, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें मानी जाती थीं। बिल्कुल अलग दुनिया। फिर 1820 में कुछ हुआ, एक लेक्चर के दौरान, एकदम अचानक से, और सब कुछ जैसे जुड़ गया। आज हम इसी गहरे रिश्ते की पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि भाई ये बिजली से चुंबकत्व कैसे बनता है, ये फोर्स कैसे काम करते हैं और हमारे लिए इसका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो खोज, जैसा कि हम इन सोर्सेज में देखते हैं, सचमुच एक संयोग ही थी, पर उसके नतीजे कमाल के थे, क्रांतिकारी। एक मामूली सा दिखने वाला ऑब्जर्वेशन, और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की नींव रख दी, जिसके बिना तो आज कुछ भी नहीं चलता। मोटर, जनरेटर। हाँ, कुछ भी नहीं। हमारी आज की टेक्नोलॉजी पूरी तरह उसी पर टिकी है। तो हमारी चर्चा आज ऑस्ट्रेट के उस प्रयोग से शुरू होगी, फिर लॉरेंस फोर्स, एम्पियर का नियम, इन सब अहम पड़ावों से गुजरेगी। तो कहानी शुरू होती है 1820 में डेनमार्क के फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिड। हाँ। वो शायद क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, शायद करंट का हीटिंग इफेक्ट या कुछ और पास में एक कंपास पड़ा हुआ था। जैसे ही तार में करंट चालू किया, वो कंपास की सुई हिल गई। उस वक्त के लिए तो ये मतलब चौंकाने वाली बात थी। यकीनन ये पहला पक्का सबूत था कि बिजली और चुंबकत्व में कोई कनेक्शन है, ये अलग नहीं है। ऑस्ट्रेड ने फिर और ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स किए। हाँ, फिर तो लगे होंगे वो। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जिस तार में करंट बह रहा है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अच्छा। और कुछ खास बातें भी नोट करो, जैसे सुई हमेशा तार के परपेंडिकुलर प्लेन में घूमती थी और उसकी नोक एक तरह से उस सर्कल के टैंजेंट की दिशा में रुकती थी जिसका सेंटर तार हो। इंटरेस्टिंग। और अगर करंट की डायरेक्शन बदल दो तो सुई की घूमने की डायरेक्शन भी उलट जाती थी। अच्छा। और अगर करंट बढ़ा दो या सुई को तार के पास लाओ तो वो ज्यादा हिलती थी, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता था। और वो लोहे के बुरादे वाला एक्सपेरिमेंट भी तो था। हाँ, वो तो बहुत विजुअल था। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर लोहे का बुरादा बिखेरो तो वो अपने आप गोल गोल घेरों में सज जाता था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एकदम साफ पैटर्न दिखता था फील्ड लाइंस का। बिल्कुल। तो निचोड़ ये निकला कि चलता हुआ चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। मतलब रुका हुआ चार्ज? रुका हुआ चार्ज वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये हम जानते हैं। हाँ, यहीं से कहानी जुड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहीं से। ठीक है, तो चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब एक कदम आगे, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो किसी ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है और मैग्नेटिक फील्ड B भी मौजूद है। तो उस बेचारे पार्टिकल पर टोटल कितना और कैसा फोर्स लगेगा? हाँ, तो इस टोटल फोर्स को ही लॉरेंस फोर्स कहते हैं। लॉरेंस फोर्स। हाँ, ये डच फिजिसिस्ट H.A. लॉरेंस के नाम पर है। उन्होंने एम्पियर और बाकियों के काम को मिलाकर एक फॉर्मूला दिया। क्या है वो फॉर्मूला? F = QE + V × B। F = QE + V × B। ओके। तो इसमें साफ दिख रहा है, दो हिस्से हैं। हाँ। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स QE। ये तो हमें पहले से पता है। हाँ, ये तो कूलम लॉ वाला है, सीधा साधा। बिल्कुल। और दूसरा जो यहाँ नया है वो है मैग्नेटिक फोर्स QV × B। और ये मैग्नेटिक वाला हिस्सा QV × B, ये थोड़ा अजीब सा है ना? हाँ, अजीब है। ये चार्ज Q पर तो डिपेंड करता ही है, पर उसके वेग V पर भी और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड B पर भी। तीनों पर। और डायरेक्शन, वो तो और भी अजीब है। ये हमेशा वेलोसिटी V और फील्ड B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सही पकड़ा। इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे इलेक्ट्रिक फोर्स से अलग बनाती हैं। एक तो ये Q, V और B तीनों पर निर्भर है। और हाँ, अगर चार्ज नेगेटिव है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल उल्टी होगी। ठीक है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है। राइट हैंड रूल से निकालते हैं इसको। राइट हैंड रूल। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, अगर पार्टिकल रोका हुआ है, V 0 है, तो V 0 हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं। बिल्कुल कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं। या फिर अगर पार्टिकल फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है,
मतलब V और B के बीच एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है। तब भी साइन 0 या साइन 180 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फिर 0। सही, तब भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो पार्टिकल का चलना भी जरूरी है और फील्ड के साथ किसी एंगल पर चलना भी जरूरी है, पैरेलल छोड़कर। और एक बात जी, जो मुझे और भी अजीब लगी वो ये कि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पर कोई काम वर्क नहीं करता। हाँ, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। ऐसा क्यों? मतलब फोर्स तो लग रहा है ना? फोर्स लग रहा है, पर वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अच्छा। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट FD, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। हाँ। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो उसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ही नहीं। तो F.D हमेशा 0, मतलब कोई वर्क नहीं। कोई वर्क नहीं। और अगर वर्क नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² भी नहीं बदल सकती। अरे हाँ, मतलब मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड नहीं। यही इसका सबसे खास गुण है। कमाल है। तो अगर ये स्पीड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, तो फिर होता क्या है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है? हाँ। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v फील्ड b के परपेंडिकुलर है। ऐसी सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो किसी चीज को गोल घुमाता है। हाँ, वही, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और चीज को गोल रास्ते पर बनाए रखता है। तो नतीजा ये होता है कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में एक गोल रास्ते पर यानी सर्कल में घूमने लगता है, और वो भी कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, गोल गोल चक्कर काटने लगता है। और उस सर्कल का साइज, रेडियस, वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? उसके लिए भी फॉर्मूला है, R = mv/qb। R = mv/qb। m मास है, v स्पीड। हाँ, तो जितना ज्यादा मोमेंटम mv होगा पार्टिकल का, या जितना कम चार्ज q या फील्ड b होगा, उतना बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है। और उसके घूमने की रफ्तार मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने चक्कर? हाँ, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा = qb/m, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी vc, जिसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? हाँ, वो होती है vc = qb 2πm। vc = qb 2πm। इसमें तो कहीं v या r नहीं आ रहा। यही तो सबसे कमाल की और काम की बात है। ये फ्रीक्वेंसी पार्टिकल कितनी तेज चल रहा है v, या उसका सर्कल कितना बड़ा है r, इस पर डिपेंड ही नहीं करती। क्या बात है, ये तो सच में गजब है। मतलब पार्टिकल चाहे छोटे सर्कल में धीरे घूमे या बड़े सर्कल में तेज, एक चक्कर पूरा करने में टाइम उतना ही लगेगा। टाइम पीरियड t = 1vc = 2πm/qb। बिल्कुल। और इसी अद्भुत प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है साइक्लोट्रॉन नाम की मशीन में। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में। हाँ, उसमें पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स को इसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से बार-बार गुजार कर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। समझ गया। अच्छा, एक और बात, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पूरी तरह फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, मतलब उसका कुछ हिस्सा v0 क्रॉस e फील्ड की डायरेक्शन में भी हो, हाँ, तब क्या होगा? तब वो गोल तो घूमेगा ही फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन साथ साथ फील्ड की डायरेक्शन में आगे भी बढ़ता जाएगा। अरे, मतलब स्प्रिंग जैसा रास्ता। बिल्कुल, हेलिक्स या कुंडलिनी कहते हैं उसे। हेलिकल पाथ। हाँ, और वो एक चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसे हेलिक्स का पिच कहते हैं। P = v0 क्रॉस e क्रॉस t = 2πm v0 क्रॉस e क्रॉस qb। फोर्स कैसे लगता है? पर अब वापस शुरुआत पर आते हैं कि ये फील्ड बनता कैसे करंट से, और इसे नापें कैसे? हाँ, यहीं पर वो दो नियम आते हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। बायोसेवर्ट और एम्पियर। बिल्कुल। पहले बायोसेवर्ट नियम देखते हैं। ये नियम हमें बताता है कि किसी तार में बहते करंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसे करंट एलिमेंट IDL कहते हैं। आइडियल। डीएल मतलब तार का छोटा सा टुकड़ा जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है। हाँ, बिल्कुल। तो इस IDL के कारण उससे r दूरी पर किसी पॉइंट P पर कितना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB बनेगा, इसका वेक्टर फॉर्मूला है dB = μ0 4π IDL क्रॉस r कैप r स्क्वायर।
या फिर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4π IDL क्रॉस R R क्यूब। बाप रे, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। इसमें म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट या म्यू नॉट को कहते हैं परम्यूबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकत्वशीलता। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर्स प्रति एम्पियर। और ये आर कैप और आर? हाँ, है यूनिट वेक्टर जो डीएल से पॉइंट पी की तरफ इशारा करता है, और आर है डीएल से पी तक का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। क्या इसकी तुलना हम कूलम्स के नियम से कर सकते हैं? वो भी तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था। हाँ, तुलना करना बहुत जरूरी है समझने के लिए। देखो, दोनों ही नियम 1r² पर डिपेंड करते हैं। मतलब दूरी बढ़ने पर फील्ड तेजी से करता है। हाँ, ये तो कॉमन है। दोनों ही लंबी दूरी तक काम करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मानते हैं। मतलब कई सोर्स हों तो टोटल फील्ड सबका वेक्टर सम होता है। ठीक है, लेकिन फर्क भी है। कूलम का नियम स्केलर सोर्स चार्ज Q पर डिपेंड करता है और फील्ड उसी लाइन पर होता है जो चार्ज और पॉइंट को जोड़ती है। हाँ, जबकि बायो-सावर्ट लॉ वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट IDL पर डिपेंड करता है और फील्ड DB की डायरेक्शन IDL और पोजीशन वेक्टर R दोनों के परपेंडिकुलर होती है। वो क्रॉस प्रोडक्ट यही बता रहा है। अच्छा, ये बड़ा फर्क है, डायरेक्शन अलग है। हाँ, और इसमें एंगल थीटा पर भी डिपेंडेंस है, साइन थीटा आता है, जो कूलम्स लॉ में नहीं था। और पूरे तार के कारण टोटल फील्ड निकालने के लिए इन सारे छोटे छोटे डीबी को वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ता है। मतलब अक्सर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो बायो-सावर्ट लॉ छोटे हिस्से से फील्ड बताता है। अब ये एम्पियर का नियम कैसे अलग है? एम्पियर का नियम वो एक अलग अप्रोच लेता है और अक्सर ज्यादा आसान रहता है, खासकर उन केसेस में जहाँ सिमेट्री हो। सिमेट्री जैसे बहुत लंबा सीधा तार या सोलेनॉइड या टोरॉइड। ये नियम क्या कहता है कि कोई भी बंद रास्ता ले लो, जिसे हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। हाँ। उस बंद रास्ते के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड B का लाइन इंटीग्रेशन B.dl निकालो, तो वो उस लूप के अंदर से गुजरने वाले टोटल करंट I एनक्लोज्ड के बराबर होगा, म्यू नॉट से गुणा करके। यानी इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। ये तो कुछ वैसा लग रहा है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम था, इंटीग्रेशन E.dA इक्वल्स Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एम्पियर का नियम मैग्नेटिज्म में वही काम करता है जो गॉस का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब सिमेट्री वाली सिचुएशन में फील्ड निकालना आसान बना देता है। बिल्कुल, जैसे गॉस लॉ से स्फीयर या सिलेंडर का फील्ड आसानी से निकल जाता था, वैसे ही एम्पियर्स लॉ से लंबे तार या सोलेनॉइड का फील्ड चुटकियों में निकल जाता है। तो उदाहरण के लिए एक बहुत लंबे सीधे तार में अगर I करंट बह रहा है, हाँ, तो उसके चारों ओर R रेडियस का एक गोल एम्पीरियन लूप ले लो। सिमेट्री से B हर जगह कांस्टेंट होगा और DL के पैरेलल होगा, तो इंटीग्रेशन B.dl बन जाएगा B 2πr। और अंदर से करंट कितना गुजरा? I। तो B 2πr इज इक्वल टू म्यू 0 I, यानी B इज इक्वल टू म्यू 0 I बाई 2πr। अरे वाह, ये तो काफी आसान हो गया है ना। और ऐसे ही एक लंबी सोलेनॉइड, मतलब तार के बहुत सारे फेरे पास पास लिपटे हों एक सिलेंडर पर। हाँ, सोलेनॉइड। उसके अंदर फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होता है और एक्सिस के पैरेलल। उसका मान आता है B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, जहाँ N क्या है? हैं। अच्छा, और ये सोलेनॉइड किस काम आती है? ये लैब में कंट्रोल्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बहुत काम आती हैं। चलिए अब एक और मजेदार सिचुएशन देखते हैं। हमने देखा कि एक करंट वाला तार अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बायो-सावर्ट एम्पियर। हाँ, और हमने ये भी देखा कि अगर किसी करंट वाले तार या चलते चार्ज को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर लोरेंज फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो क्या होगा अगर हम दो करंट वाले तारों को एक दूसरे के पास रख दें? ये तो बिल्कुल लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ढूंढा था। लॉजिक सीधा है, पहला तार अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है। अब दूसरा तार इस फील्ड में रखा है तो उस पर एक लॉरेंस फोर्स लगेगा। हाँ। और ठीक इसी तरह दूसरा तार भी अपना फील्ड बनाएगा
और पहला तार उस फील्ड के कारण एक फोर्स महसूस करेगा। न्यूटन के तीसरे नियम से फोर्स बराबर और उल्टे होने चाहिए। बिल्कुल। तो इनका नतीजा क्या होता है? तार एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं? यहीं पे रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एम्पियर ने पाया कि अगर दो लंबे सीधे पैरेलल तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में बह रहा हो, हाँ। तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या एक ही डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, और अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में बह रहा हो, एंटी पैरेलल, तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से बिल्कुल उल्टा हो गया। वहां तो सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल करते थे और ऑपोजिट प्लस माइनस अट्रैक्ट। पर यहाँ सेम डायरेक्शन वाले करंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सोचना भी अजीब है, जैसे ट्रैफिक में एक ही तरफ जाने वाली गाड़ियां एक दूसरे को खींच रही हो। हाँ, ये फर्क ध्यान देने वाला है और अक्सर कंफ्यूज करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अपनी अनूठी प्रकृति है। और इन तारों के बीच जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला भी है। F = FL = μ0 I1 I2 2πd, जहां I1 और I2 दोनों तारों के करंट है और D उनके बीच की दूरी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, बल्कि इसी फोर्स का इस्तेमाल करके करंट की SI यूनिट एम्पियर को डिफाइन किया गया है। एकदम सही। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही कहती है कि 1 एम्पियर 1A वो कांस्टेंट करंट है, जिसे अगर वैक्यूम में 1 मीटर दूर रखे दो बहुत बहुत लंबे सीधे पैरेलल तारों में बहाया जाए, तो उनके बीच हर मीटर लंबाई पर ठीक 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का फोर्स पैदा हो। अच्छा, तो एम्पियर की डेफिनेशन ही इस फोर्स पर बेस्ड है। हाँ, और इसी डेफिनेशन से μ0 की वैल्यू ठीक 4π × 10⁻⁷ TMA फिक्स होती है। कमाल है। अच्छा, अब सीधे तारों से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक तार को मोड़कर एक बंद लूप बना लें, जैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल, और उसमें करंट I बहाएं। ठीक। फिर इस पूरी कॉइल को एक यूनिफॉर्म बाहरी मैग्नेटिक फील्ड B में रख दें। अब क्या होगा? क्या इस पर भी कोई फोर्स या घुमाव लगेगा, जैसे मोटर में होता है? हाँ, ये सिचुएशन बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का बेसिस है। अगर बाहरी फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कॉइल पर लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो होगा। जीरो क्यों? क्योंकि आमने सामने की साइड्स पर जो फोर्स लगेंगे वो बराबर और उल्टी डायरेक्शन में होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, नेट फोर्स जीरो। लेकिन ये फोर्स मिलकर कॉइल को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब उस पर एक टॉर्क लगा सकते हैं। टॉर्क, घुमाने वाला फोर्स। हाँ, मान लो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, लंबाई A, चौड़ाई B, और फील्ड B कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, मान लो B वाली साइड के पैरेलल। ठीक है। तो A लंबाई वाली साइड्स पर बराबर और उल्टे फोर्स F = IB लगेंगे। ये एक कपल बनाएंगे और कॉइल को घुमाएंगे। इस केस में टॉर्क होगा टॉर्क = फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर दूरी = IAB × B = IABB। और अब तो कॉइल का एरिया है, तो टाउ = IAB। बिल्कुल। और अगर कॉइल का प्लेन फील्ड के पैरेलल ना हो, किसी एंगल पर हो, मान लो कॉइल के प्लेन का नॉर्मल जो एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन है, वो फील्ड B के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उस केस में भी टॉर्क लगेगा, पर उसका मान होगा टाउ = IAB sin थीटा। टाउ = IAB sin थीटा। हाँ, इसे और अच्छे से लिखने के लिए हम एक नई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड होता है फेरों की संख्या, यानी N × करंट × एरिया, यानी M = NIA, और इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर A की डायरेक्शन में ही होती है। राइट हैंड रूल से उंगलियां करंट की दिशा में घुमाओ तो अंगूठा M की दिशा बताएगा। ओके, M = NIA। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर M का इस्तेमाल करके टॉर्क को बहुत छोटा और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, टाउ = M × B। अरे माँ, टाउ = M × B, ये तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। कैसा? कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखो, तो उस पर टॉर्क लगता है टाउ = P × C। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। ये तो गजब की सिमिलैरिटी है। टाउ = P × C और टाउ = M × B। हाँ, ये सिमिलैरिटी बताती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना कितने गहरे लेवल पर जुड़े हैं। दोनों में डाइपोल मोमेंट और टॉर्क का कॉन्सेप्ट एक ही पैटर्न फॉलो करता है।
इसका मतलब ये है कि एक करंट लूप जब दूर से देखो तो ठीक एक छोटे बार मैग्नेट यानी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है। अच्छा। उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, साथ में अगर उसे बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर टॉर्क लगता है जो उसे घुमाकर फील्ड बी के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। अलाइन करने की मतलब एम और बी को पैरेलल लाने की। हाँ, जब एम और बी पैरेलल होते हैं, थीटा 0 है तो टॉर्क 0 होता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब एंटी पैरेलल थीटा 180 डिग्री होते हैं तब भी टॉर्क 0 होता है, पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जरा सा हिलाओगे तो घूम जाएगा। समझ गया। तो इस प्रिंसिपल का कि करंट वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, उस पे टॉर्क लगता है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? बिल्कुल है, और बहुत जरूरी यूज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। गैल्वेनोमीटर, हाँ। ये डिवाइस ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका काम है बहुत छोटे करंट को डिटेक्ट करना और नापना। ठीक। इसमें क्या होता है, एक हल्की सी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिस पर बहुत सारे तार के फेरे लिपटे होते हैं। ठीक। इसे एक पावरफुल परमानेंट मैग्नेट, जैसे घोड़े की नाल जैसा, के पोल्स के बीच या तो लटका देते हैं या एक पिवट पर लगा देते हैं, और कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख देते हैं। सॉफ्ट आयरन का कोर और वो मैग्नेट के कॉन्केव पोल्स, इनका क्या काम है? ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि जहां कॉइल घूम रही है उस एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो और रेडियल हो। रेडियल फील्ड मतलब फील्ड लाइंस हमेशा कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहें, चाहे कॉइल किसी भी एंगल पर घूमी हो। अच्छा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉइल के एरिया वेक्टर ए और फील्ड बी के बीच का एंगल थीटा हमेशा 90 डिग्री बना रहता है, तो साइन थीटा हमेशा 1 होता है। इसलिए जब कॉइल से जरा सा भी करंट आई बहता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB हमेशा मैक्सिमम होता है और सीधा सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो करंट बहा, कॉइल पर घूमने वाला फोर्स लगा, टॉर्क लगा, फिर कॉइल घूमती है पर रुकती कैसे है? कहीं तो रुकेगी ना? हाँ, कॉइल के घूमने को रोकने के लिए या बैलेंस करने के लिए उसके साथ एक बहुत पतली स्प्रिंग या फाइबर लगा होता है। जब कॉइल एंगल फाई से घूमती है तो स्प्रिंग में एक मरोड़ ट्विस्ट आता है और वो उल्टी डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है। ये टॉर्क घूमने वाले एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। टाउ रिस्टोर इज इक्वल टू K फाई। के क्या है यहाँ? K उस स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट या मरोड़ी गुणांक है। तो जब कॉइल घूमना बंद कर देती है यानी इक्विलिब्रियम में, तब मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। NIAB इज इक्वल टू K फाई। हाँ, NIAB के समझ गया। तो इससे हमें मिला कि कॉइल कितना घूमेगी, यानी डिफ्लेक्शन एंगल फाई इज इक्वल टू NAB K I। बिल्कुल। और किसी दिए हुए गैल्वेनोमीटर के लिए NAB और K तो कांस्टेंट होंगे, तो मतलब डिफ्लेक्शन एंगल फाई सीधा सीधा करंट I के प्रोपोर्शनल है, फाई प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, तो कॉइल से एक सुई जोड़ दो और एक स्केल लगा दो, तो सुई जितना घूमेगी उतना ज्यादा करंट, हम करंट नाप सकते हैं। एकदम सही। यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है। और इसी गैल्वेनोमीटर को बेस बनाकर उसमें थोड़े बदलाव करके हम दो और बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर। हाँ, एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर का काम है सर्किट में करंट नापना, तो उसे सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, आइडियली 0, ताकि वो करंट को बदले नहीं। सही। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसे शंट कहते हैं। शंट? हाँ, ज्यादातर करंट शंट से निकल जाता है और गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट जाता है, बस उतना कि फुल डिफ्लेक्शन आ जाए। इससे एमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। समझ गया। और वोल्टमीटर? वो तो वोल्टेज नापता है 2 पॉइंट्स के बीच और उसे पैरेलल में लगाते हैं। हाँ, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, आइडियली इन्फिनिटी, ताकि वो सर्किट से कोई करंट ना ले। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अच्छा। तो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर और वोल्टमीटर बन जाते हैं, बस रेजिस्टेंस का खेल है। बिल्कुल। और गैल्वेनोमीटर कितना अच्छा है ये उसकी सेंसिटिविटी से पता चलता है। मतलब वो कितना छोटा करंट? करंट सेंसिटिविटी phi इक्वल्स टू NABK, या कितना छोटा वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5V इक्वल्स टू NABK R, डिटेक्ट कर सकता है।
तो आज इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने ऑस्ट्रिट की उस एक तरह से लकी डिस्कवरी से शुरुआत की। हाँ, जिसने बिजली और चुंबकत्व का छुपा हुआ कनेक्शन खोल दिया। फिर हमने समझा कि चलते हुए चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड का असली सोर्स है, और जब ये चार्ज किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो उन पर एक बड़ा अजीब सा फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स, जो उनकी स्पीड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। बिल्कुल, और उन्हें गोल गोल या हेलिकल पाथ में घुमाता है। फिर हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करें, बायो-सावर्ट लॉ से, जो छोटे करंट एलिमेंट का फील्ड बताता है, और एम्पियर लॉ से, जो सिमेट्री वाली सिचुएशन में टोटल करंट और फील्ड का रिश्ता बताता है। हमने ये भी जाना कि दो करंट वाले तार एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, ऑपोजिट में रिपल्शन। हाँ, और इसी फोर्स से एम्पियर की डेफिनेशन बनी। और आखिर में हमने देखा कि कैसे एक सिंपल करंट लूप एक नन्हे मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, कैसे उस पर बाहरी फील्ड में टॉर्क लगता है, और कैसे इसी सीधे से प्रिंसिपल ने हमें गैल्वेनोमीटर जैसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट दिया, जिसे हम बदलकर एमीटर और वोल्टमीटर की तरह यूज करते हैं। वाकई ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी खोजें जो हमें इन सोर्सेस से मिली, एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और इन सब का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि नेचर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये कोई दो अलग-अलग चीजें नहीं है। नहीं, बल्कि एक ही फंडामेंटल इंटरैक्शन के दो पहलू हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इन सोर्सेज में हमें इस यूनिफाइड व्यू की एक मजबूत बुनियाद दी है। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में अटक गया है। देखिए, एम्पियर ने सिर्फ तारों में बहते करंट के बारे में ही नहीं सोचा था। उन्होंने एक बहुत रैडिकल आइडिया दिया था। क्या? उन्होंने कहा कि पदार्थों के अंदर जो हम परमानेंट मैग्नेटिज्म देखते हैं, जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है, वो भी असल में एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के घूमने, उनकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन से पैदा होने वाली बहुत छोटी-छोटी एटॉमिक करंट लूप्स के कारण ही होता है। क्या मतलब एटम के अंदर भी करंट लूप्स? हाँ, अगर एम्पियर सही थे तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर पदार्थ, हर मॉलिक्यूल, हर एटम अपने आप में एक नन्हा सा मैग्नेटिक डाइपोल है, एक छोटा सा चुंबक? अगर ऐसा है तो फिर क्यों सिर्फ लोहा, कोबाल्ट, निकल जैसी कुछ ही धातुएं पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बन पाती हैं? हाँ, लकड़ी, कॉपर, एल्यूमिनियम ये क्यों नहीं बनते आमतौर पर? इन खरबों नन्हे एटॉमिक मैग्नेट्स का मिला-जुला असर इतना अलग-अलग कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात। बिल्कुल, इस पर